बहुत स्वागत है रणदीप सुरजेवाला जी आपका TV9 भारतवर्ष के इस सत्ता सम्मेलन में। और देखिए, हमने यहाँ एक बड़ा सवाल रखा है, कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प। कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है? क्या है प्लान ऑफ एक्शन? पहले तो आप दोनों ने मुझे साइड में क्यों बिठाया है? TV9 तो समावेशी है, पर आपने कांग्रेस को अलग थलग कर रखा है। कहीं आप घिरा हुआ महसूस न करें इसलिए। अच्छा, देखिए, आप इतने हाजिर जवाब पत्रकार हैं कि मैं निरुत्तर हूं, पर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल तो है, पर कांग्रेस उसके साथ साथ एक विचारधारा भी है, और वो विचारधारा है जो इस देश की रगों में सदैव सदैव से है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कभी कभी हम नाकामयाब हो जाएंगे, और वर्षों से ये प्रथा चली आई है, पर कांग्रेस की जो मूलभूत विचारधारा है, गंगा जमनी तहजीब की, इस देश की समरसता की, इस देश की उदारवादिता की, इस देश की बहुलता की, मुझे नहीं लगता कि वो कभी समाप्त हो सकती है। हां, ये सच है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर हमें इलेक्टोरली कामयाब होना है, तभी हम अपने आइडियाज को ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो हम आजादी के लगभग 70 वर्ष तक करते आए हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और मुझे ये विश्वास है कि जिस प्रकार से खड़गे जी और राहुल जी मिलकर संगठन को एक नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साल को हमने संगठन के पुनर्निर्माण का साल रखा है, क्योंकि चुनाव भी नहीं है इस वर्ष में, तो मुझे लगता है कि जो एक नया चेहरा और आकार कांग्रेस का निकलेगा, वो यकीनन उसे और मजबूती देगा। सर, इसमें सवाल ये है कि जो बताया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जिला अध्यक्षों को बहुत ताकत देने वाली है कांग्रेस, जिला अध्यक्ष टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाएंगे, 70 के दशक में जो होता था वो करना चाह रही है, तो इससे कैसे आप देखते हैं कि बदलाव होगा, या कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर फायदा होगा? जैसा आपने कहा, सत्ता में आना जरूरी है, तब विचारधारा आगे बढ़ती है। विक्रांत जी, हमने रायपुर में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग आमूलचूल बदलाव किया था। TV9 ने उससे रिपोर्ट भी किया था। श्री राहुल गांधी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आज भी वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, खड़गे जी जो संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनका ये मानना है कि, और मैं क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा था इसलिए मुझे ये याद है, बूथ के ऊपर जो अब यूनिट है इस देश में, वो गांव या वार्ड है शहर का। तो हमने पहली बार यह कहा कि हम वार्ड और शहर कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन करेंगे, उसके ऊपर एक मंडल कांग्रेस कमेटी बनाएंगे, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फिर जिला कांग्रेस कमेटी। जब इस हायरार्की से, जब इस प्रक्रिया से जो व्यक्ति जिला अध्यक्ष होगा, उसको यह अधिकार होना चाहिए कि वो चाहे जिले में कांग्रेस के कैंडिडेट्स को चुनने की बात है, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद इत्यादि, या फिर कांग्रेस के जो नियम और नीति हैं उसकी निर्धारणा है, उनको सशक्त करना है, उसमें उसकी एक प्रमुख भूमिका हो, ऐसा कांग्रेस के अध्यक्ष का भी, विपक्ष के नेता का भी मानना है, और हम इस समय उसको एक नया स्वरूप देने में लगे हैं। सर, रायपुर में जो आपने अभी कहा कि रायपुर में बहुत सारी चीजें तय हुई थी, लेकिन वो लागू होती तो दिखती नहीं है। उसमें कहा गया था जो 5 साल एक पद पर रहे फिर वो हट जाएगा, वो लगातार कंटिन्यू हो रहा है। तो रायपुर की जो तय किया गया रायपुर अधिवेशन में, वो इतने दिन बाद भी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों पे आता है। देखिए, एक और वहां बात कही गई, 50 अंडर 50, यानी आधी कांग्रेस 50 वर्ष से कम की हो। मैं तो उस आयु सीमा में आता भी नहीं। हमारा यह मानना है कि इस साल में वो सारे आमूलचूल बदलाव माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी और कांग्रेस के बाकी सारे हमारे जो सहयोगी साथी, महासचिव और दूसरे साथी हैं, हम मिलकर अब उसी बदलाव पर लगे हैं, ताकि साल के अंत तक जो कांग्रेस का नया स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर निकले, वो एक ऐसा हो जो वाकई में जमीनी नबज पहचानता हो,
राजनीतिक तौर से वो बहुत अवेयर हो और वो इस देश के मुद्दों और लोगों के जो जिन वजह से लोग पीड़ित हैं उन्हें बहुत मजबूती से उठा सके। लेकिन रणदीप जी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर कई चिंताएं और सिर्फ एक बार नहीं कई बार जाहिर कर चुके हैं, ये कह के कि आधे लोग तो यहां पर भी दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के भीतर ही दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि शादी के घोड़े को आपने रेस में दौड़ा दिया, रेस के घोड़े को शादी में लगा दिया। तो ये परिवर्तन पहले करने की जरूरत है। फिर अगर आप जिलाध्यक्ष को और ताकत दे देंगे और वही दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। सवेरा जी, जो राहुल जी ने कहा उसके मायने कम से कम मुझे बिल्कुल साफ समझ में आते हैं। आप देखिए कितने नेताओं को कांग्रेस ने कोख में पैदा करके केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया और लगातार उन्हें अपॉर्चुनिटी और मौका दिया। उनको यह भी लगता था एक और मौका मिले, एक और मिले। सबकी इच्छा है, राजनीति में कोई बुराई नहीं इसमें, इच्छा रखना। पर उन सबको जिनको कोख में पैदा कर कांग्रेस ने नेतृत्व दिया, राजनीतिक पद दिए, सरकारी पदों पर उच्चतम शीर्ष पर रखा, जैसे ही कांग्रेस पर मुसीबत आई वो सब भाग गए और जाकर अब बहुत सारे भाजपा के अंदर चले गए। राहुल गांधी जी का उन लोगों से मतलब है। दूसरी बात, स्वाभाविक तौर से कई बार जब आप सत्ता से 10 साल बाहर रहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कई समस्याओं से घिरे हैं। कुछ व्यक्तिगत हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक हो सकती हैं, कुछ प्रशासनिक हो सकती हैं, कुछ इच्छा कुछ और नया पाने की हो सकती हैं। तो कई बार ऐसे लोग राजनीति में कुछ कमजोरी दिखाकर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं। पर कांग्रेस के पास एक बहुत स्ट्रांग डेडिकेटेड काडर रहा है। हम अंग्रेजों से कैसे लड़ पाए? तब तो कोई सत्ता नहीं थी, पर कांग्रेस के लोग 1885 भी छोड़ दीजिए, कम से कम 1900 से 1947 तक 50 साल तो लड़े। तब तो पूरा देश ही लड़ रहा था ना, तब तो पूरा देश ही एक तरफ था जी। पर उस देश का प्रतिनिधित्व या नुमाइंदगी या नेतृत्व कौन करता था? वो कांग्रेस की विचारधारा थी। और एक बार फिर मुझे यह लगता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी दिखाएगा। आपके भी सब पत्रकार एक लेवल के नहीं हो सकते। हर पत्रकार की अपनी खूबियां होंगी, पर कुछ कमी भी होंगी। कांग्रेस में भी जो लोग हैं, किसी भी संगठन में, वो न्यूज़पेपर हो, वो न्यूज चैनल हो, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ कमी है, कुछ खूबियां हैं। कई बार वो कमी खूबियों को ओवर पावर कर लेती हैं या मजबूरियां बन जाती हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, पर उससे यह मतलब नहीं कि कांग्रेस का पूरा काडर डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन रणदीप जी, दिक्कत यह है कि 2014 आप हार गए, 2019 हार गए, 2024 में इंडिया गठबंधन बना लिया, फिर भी हार गए। हाल के दिनों में देखें तो आप ही प्रभारी थे कर्नाटक के, तो वहां एक जीत मिली है। बड़ा राज्य कांग्रेस के पास कोई है नहीं कर्नाटक के अलावा। तो ऐसे आप लोग नीतियां बना रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, हार पे हार होती जा रही है, उसका क्या जवाब है? इसमें मेरा भी एक सवाल जोड़ लें, वो ये कि जो आप कह रहे हैं कि लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा, सत्ता में नहीं रहेंगे या सत्ता से दूर होंगे तो हो सकता है कि लोग चले जाएंगे। जिनको सत्ता का मोह होगा वो शायद सत्ता की तरफ चले जाएंगे, जो संघर्ष करना चाहते होंगे पार्टी के साथ वो करेंगे। लेकिन क्या पार्टी में कमजोरी है, क्या संगठन में कमजोरी है कि लोग, संगठन को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। लोग भले ही आते जाते रहें, लेकिन आपकी नींव, आपका संगठन, आपके जो आदर्श हैं वो तो मजबूत हो। क्या वहां पर भी कंफ्यूजन है और कमी दिखाई देती है? इस वजह से ये है। सबसे पहले तो आप दोनों को इस सवाल के लिए साधुवाद, क्योंकि एक वैचारिक प्रश्न है जो इस देश में हर राजनीतिक दल और व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। सुमेरा जी, विक्रांत जी, क्यों? इसलिए कि समय के साथ जो हिंदुस्तान में 40 या 50 या 60 या 70 के दशक में आइडियलिज्म था, आजादी से पहले और आजादी के बाद, मैं नहीं कह रहा, पर सच्चाई यह है कि 2025 में वो आइडियलिज्म नहीं। पॉलिटिक्स, लाइक अदर प्रोफेशंस, हैज बिकम ट्रांजैक्शनल। मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है। और कई बार जब आइडियोलॉजी पे आप कंसंट्रेट नहीं करते, व्यक्ति विशेष, तो फिर वो उस ट्रांजैक्शनल में फायदा देखते हैं कि भाई आज ये सौदा करूं
जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर करता है तो इसमें मुझे 2 रुपए का फायदा है, पर एक और करो तो उसमें 4 का है, और एक और करो तो 10 रुपए का है। दुर्भाग्य है पर सच है कि हमारे देश में भी पॉलिटिक्स और कई और प्रोफेशन, मैं आपके प्रोफेशन को भी मेरे वाले में शामिल करूंगा, इट हैज बिकम ट्रांजैक्शनल। और जब ये ट्रांजैक्शनल होता है तो उसकी पहली फेटिलिटी जो है वो कौन होता है? वो आइडियोलॉजी है, कमिटमेंट है, विश्वास है, नीति है, सोच है, विचार है, दर्शन है, दृष्टि है। कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। वो अकेले कांग्रेस में है? शायद नहीं। आप मुझे बताइए, जो कल तक मोदी जी को अपशब्द कहते थे, मैं उनका विरोधी हूं पर मैं उनको कभी गाली नहीं देता, राहुल जी ने उन्हें कभी अपशब्द नहीं कहे, पर जो कल तक मोदी जी के बारे में अपशब्द से अपशब्द कहते थे, आज उनके साथ मंत्री भी हैं, उनके मुख्यमंत्री भी हैं, उनके केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकारों में मंत्री भी हैं, दिल्ली से लेकर। इसीलिए ये पॉलिटिक्स कुछ हद तक ट्रांजैक्शनल है। कांग्रेस थोड़ी अलग है, क्योंकि हमारे पास एक कोर फंडामेंटल आइडियोलॉजी है जो हिंदुस्तानी है, और इसलिए हम अलग हैं। कई बार उसमें हम कमजोर दिखेंगे, पर वो कमजोरी जो है वो उन व्यक्ति विशेष की है, वो पार्टी या उसकी सोच की नहीं है। सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आए तो उन्होंने एक चुनौती दी प्रधानमंत्री को कि इंडिया गठबंधन गुजरात में आपको हराएगा। सालों से आप गुजरात में सत्ता से बाहर हैं, संगठन है नहीं, नेता आपके छोड़ चले गए बीजेपी में। उसके लिए क्या मतलब, राहुल गांधी ने चुनौती दे दी गुजरात हराने की प्रधानमंत्री मोदी को, चुनाव आप लगातार जीत तो पा नहीं रहे। देखिए, लगभग 30 वर्ष का अरसा बीत गया, ये सच है। किसी भी राजनीति, और अगर आप पिछला चुनाव छोड़ दें तो उससे पिछले चुनाव में हमने लगभग, अगर हम 10 सीट और पा लेते तो हिंदुस्तान में कम से कम गांधी और पटेल के राज्य का नक्शा हमने बदल दिया था। तब भी राहुल जी ने ऐसी ही चुनौती दी थी। कांग्रेस संगठन ने एकजुट होकर काम किया। उस समय मुझे अगर सही याद है तो अशोक गहलोत जी हमारे प्रभारी होते थे। अब फिर मुकुल वासनिक जी हमारे प्रभारी वहां हैं। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस संगठन वहां हर गांव हर घर में है गुजरात के। कोई ऐसा जिला नहीं जहां मैं स्वयं नहीं गया। तो गुजरात के स्वभाव को थोड़ा थोड़ा हम सब पहचानते हैं, और कांग्रेस की मूल विचारधारा वो गांधी और पटेल की, पंडित नेहरू के साथ वहां से निकल कर आई है। ज्यादातर जन आंदोलन आजादी से पहले वहां की माटी से आए हैं। इसलिए राहुल जी को यह विश्वास है कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो हम ये बदलाव ला सकते हैं। सवाल वहां पर यह है कि राहुल गांधी कहते हैं इंडिया गठबंधन हराएगा, तो इंडिया गठबंधन है कहां? ममता बनर्जी हैं उसमें, केजरीवाल हैं उसमें, अखिलेश यादव या बाकी नेता जो हैं, कहीं पर कोई 2024 के चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई है। तो इंडिया गठबंधन हराएगा, इंडिया गठबंधन क्या कहां पर है? केजरीवाल के साथ आप जाएंगे क्या गुजरात में? ये सारी चीजें उलझी पड़ी हुई है। देखिए, गुजरात में कांग्रेस हमेशा अपने बलबूते पर लड़ती रही है, और जब राहुल जी ये बोलते हैं तो उनका यही मायने है, क्योंकि कई ऐसे प्रांत हैं जहां हम अपने बलबूते पर लड़ते हैं। बिहार में जैसे हम आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं, कहीं हम तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर लड़ते हैं। तो जहां हम पुराना यूपीए तो है, जो नया इंडिया गठबंधन आपने बनाया वो तो छिन्न भिन्न हो गया ऐसा दिखता है। तो ये दो सवाल। ममता बनर्जी कहती हैं कि नेतृत्व हटा दीजिए, टीएमसी की ओर से कहा जाता है राहुल गांधी नेतृत्व ना करें। अभी हमारे यहाँ भगवंत मान आए, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये मिसाइल लॉन्च ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, कांग्रेस अपने बलबूते पर वो चुनाव लड़ेगी, वहां हमें अलायंसेस की आवश्यकता नहीं। कोई लोकल अलायंसेस जो हमारी पार्टी करना चाहेगी वो उनका निर्णय होता है। कभी कभी हम राजस्थान में भी 2-3 सीटों पर अलायंस करते हैं। अब आ जाइए लार्ज इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर। इंडिया गठबंधन एक वैचारिक स्तर पर बनाया गया था। वो भाजपा के विरोध में बनाया गया हो केवल ऐसा नहीं, और हमने उस समय भी एक कहा था। वो उस गठबंधन की विचारधारा थी। देश की 5 या 6 मूलभूत समस्याएं हमने चुनी। बेरोजगारी, जिस पर कोई बात देश में करता नहीं, महंगाई, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्थिक असमानता, एक व्यक्ति के पास 1000 करोड़ जेब में है और एक व्यक्ति के पास 1000 रुपया है,
तो कैसे देश में वो खाई आप पाटेंगे। और इसके साथ साथ डूबती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था और एक विवश विदेश नीति। तो कुछ इन मूलभूत मुद्दों पर हमने वो गठबंधन बनाया, इकट्ठे चुनाव लड़ा, हम कामयाब भी हुए। अब उसको दोबारा नई सोच के साथ फिर आगे लेकर जाना है। मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी धीरे धीरे सब उन साथियों से बात करेंगे जो आज भी देश के सामने जो विषय हैं उन पर एक विचार और सोच बनाकर साथ चलना चाहते हैं, चाहे प्रदेश में हमारे विचार भिन्न हो। चुनाव तो आप संविधान के मुद्दे पर लड़े थे और बाकी चीजें तो आप लोगों ने पीछे रख दी थी। और बीजेपी की तरफ से फिर कहा गया ये तो झूठा नैरेटिव था, ये तो था ही नहीं, ये तो इन लोगों ने झूठा नैरेटिव किया, ये जो मुद्दे हैं ये तो जमीन तक पहुंचे ही नहीं। अगर झूठा नैरेटिव था तो 400 पार वाले 240 पर कैसे आ गए? अगर झूठा नैरेटिव था तो हजारों करोड़ का प्रचार करके भी वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए? अगर झूठा नैरेटिव था तो जिस नीतीश बाबू को वो गाली देते थे और जो नायडू साहब को वो भ्रष्ट बताते थे, आज उनकी बैसाखियों पर मोदी जी क्यों खड़े हैं? फिर मारें उन दोनों को, निकालें। तो इसलिए ये नैरेटिव झूठा नहीं है, उनका वो कई बार शब्दों के मायाजाल के अंदर उलझाकर वो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं भटका देते हैं। पर सच्चाई ये है कि उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। 272 सीट जिस पार्टी की सुमेरा जी नहीं आती, उसके पास 200 हो या 150 हो या 100 हो, वो सब संख्या का फर्क हो सकता है, पर उन्हें बहुमत ने नाकारा है। पर फिर सुरजेवाला जी, आपके पास 99 है तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया, फिर आपको तो उनसे ज्यादा रिजेक्ट कर दिया। मैं तो इसलिए तो हमने सरकार नहीं बनाई। लेकिन सर देखिए, जो नैरेटिव की बात हुई जो उस आधार पर अगर रिजेक्शन हुआ, लेकिन अगर जो नैरेटिव की बात हुई उसमें बीजेपी का कहना है कि ये नैरेटिव बनाया गया और इस नैरेटिव के लिए तो विदेश से पैसा आया, सोरोस ने पैसा भेजा, कांग्रेस पार्टी वो पैसा लेकर आई, वो तो पूरा नैरेटिव बता रहे हैं कि ये हुआ। मैं आज टीवी 9 के चैनल पर ये कहना चाहूंगा बहुत जिम्मेवारी से। देखिए, अब 11 साल से वो सत्ता में है, उनके पास कोई भी सबूत है तो वो एफआईआर, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास पुलिस है, उनके पास आईबी है, उनके पास रॉ है, उनके पास एम्बेसीज हैं, उनके पास फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, उनके पास होम मिनिस्ट्री है, सब कुछ तो है। तो आप एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करो, सिर्फ और सिर्फ। और जब आप कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि पैसा जो है वो आपके नेताओं और संगठन, भाजपा के नेताओं और संगठनों, उनके संगठनों के पास आया सोरोस का, और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, तो भैया पर्चा दर्ज करो, तफ्तीश करो। अगर अदालत से करवाना चाहो अदालत से करो, आईबी से करवाना आईबी से करवाओ, रॉ से, सीबीआई से करवाओ ना। सर, एक राष्ट्रीय मुद्दा पर ले जाते हैं आपको, आजकल बड़ा चला हुआ है, राणा सांगा साहब। आपकी पार्टी का स्टैंड समझ में नहीं आता है। राज्यसभा में प्रमोद तिवारी कहते हैं कि वो हीरो हैं हमारे, खड़गे साहब कहते हैं कि वो रामजीलाल सुमन जो सांसद है जिन्होंने बयान दिया वो दलित हैं इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो दोनों कार्ड खेलते हैं आप लोग। और बीजेपी इस बात को क्रिटिसाइज भी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी राणा सांगा के मामले को जातिगत तरीके से जोड़ रही है और दलितों का सहारा ले रही है। विक्रांत जी, 3 इसके एक लाइन के 3 बातें बहुत प्रासंगिक सुमेरा जी इससे उठती हैं। पहली बात, हर बार जब हम बोलते हैं गरीब की जेब की बात करो तो वो औरंगजेब निकाल लेते हैं जेब की बजाय। जब हम ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो क्रूर हो सकता है पर वो सीखने की चीज है, वो कहते हैं हम इतिहास और मौजूदा वर्तमान दोनों मिटाना चाहते हैं। अब वो औरंगजेब की कब्र खोदना चाहते हैं इस पूरे राणा सांगा मामले में। तो मैं आज आपके चैनल पर कहता हूं, फडणवीस जी का जिला है, फडणवीस जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ले जाओ बुलडोजर उखाड़ दो। आप खुद ही अपने, ये पहली बार है कि सरकार दंगे करवा रही है, ये तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। ये कभी रोजगार पर क्यों चर्चा नहीं करते संसद में? ये चर्चा ये क्यों नहीं करते कि आईआईटी और आईआईएम से भी जो बच्चे निकल रहे हैं उनमें से 3/4 को नौकरी नहीं मिल रही?
ये चर्चा क्यों नहीं करते कि देश में बेरोजगारी की दर, पढ़े लिखे बच्चों में 30% से 40% बेरोजगारी है। ये चर्चा क्यों नहीं करते कि 400 का गैस सिलेंडर 1000 का हो गया, भैया 56 रुपए वाला डीजल 95 पार कर गया, 76 या 71 रुपए वाला पेट्रोल 100 को पार कर गया, दाल और खाने का तेल जो 60 और 70 रुपए का था वो 150 रुपए का हो गया। लोगों की जिंदगी को तो ये प्रभावित करती हैं। राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी हमारे पूजनीय हैं। राणा सांगा आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं, सुमेरा जी का या मेरा या किसी और का विचार भिन्न हो सकता है। इतिहास के पन्ने फाड़कर, मेरा यह कहना है, इतिहास के पन्ने फाड़कर या कब्र खोदकर, औरंगजेब नायक या खलनायक? देखिए, औरंगजेब क्रूर थे, ये सबको मालूम है। अगर इतिहास क्रूर है, माफ कीजिए मैं अब आपसे पूछता हूं, दलितों को हमारे देश में वर्षों तक पानी नहीं भरने दिया जाता था कुएं से, उनको लोग छूते नहीं थे, छूकर नहाते थे दलित और आदिवासियों को। दलितों के साथ अत्याचार होता था। बीजेपी के लोग तो आज भी उनके मुंह में पेशाब करते हैं मध्य प्रदेश में। आज भी दलितों को घोड़े पर चढ़ने की गांव में इजाजत लेनी हो तो पुलिस के साथ जाते हैं। तो क्या उन सारे गांव वालों को या लोगों को गिरफ्तार करके उनके मकान पे बुलडोजर चला दें? इतिहास क्रूर हो सकता है, पर इतिहास सीखने की चीज है। आप आज ठीक कर लीजिए, भविष्य ठीक कर लीजिए, कब्रें खोदकर, बुलडोजर चलाकर, जेब की जगह औरंगजेब लाकर क्या निकालने वाले हो? सर, आप जो बार बार आपने फिर जांच की बात की, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम आरक्षण का जो कैप है उसको तोड़ देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे। आपकी पार्टी के भीतर भी कई ऐसे नेता हैं, सवर्ण नेता हैं, उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का सवर्ण वोट दूर छिटक जाएगा उससे? उसके लिए कोई रोड मैप है आपके पास, या छोड़ दिया आपने कि आपको बस ओबीसी की राजनीति करनी है, मंडल और कमंडल की जो राजनीति थी उसी तर्ज पर आ गए आप? और उस पर बीजेपी का ये आरोप भी है कि मंडल कमीशन पर तो 10 साल तक आप ही लोग बैठे रहे और अभी आपको जातीय जनगणना की चिंता है। पहली बात तो ये तीखे सवाल कांग्रेस से जरूर पूछे जाने चाहिए। आप दोनों को इन तीखे सवालों के लिए साधुवाद। तो पहले मैं सुमेरा जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर आप पर आऊंगा। बीजेपी से भी सर पूछे गए सवाल। आपने जो एक मुख्यमंत्री की बात की, पूछे जाने चाहिए। नहीं, आपने एक जो मुख्यमंत्री की बात की वो अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो कांग्रेस से जो बीजेपी में गए जी, असम के मुख्यमंत्री, वो आने वाले हैं। कोई सवाल होगा आप बता दीजिएगा, वो भी पूछा जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं दोनों को, क्योंकि बीजेपी से जो पूछेंगे वो आपका विवेक है, हमसे जरूर पूछने चाहिए, क्योंकि हम जनता को जवाब दे हैं। पहली बात, इस देश में गरीबों के 5000 साल के विरोध, अन्याय के विरोध में आरक्षण का व्यवस्था आर्टिकल 15 और 16 में कांग्रेस ने की संविधान में, जिसके प्रमुख बाबा साहब अंबेडकर थे। 1993 में 27% आरक्षण मंडल कमीशन का कांग्रेस की सरकार ने दिया। 2006 में 22 जनवरी 2006 को पिछड़ों को शिक्षा में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। बीजेपी ने क्यों नहीं दिया जब उनकी सरकारें थी? दूसरी बात, जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो ये ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, राजपूत के खिलाफ नहीं है, स्वर्ण के खिलाफ नहीं, मैं बस पूरी करता हूं मेरी बात, स्वर्णों के खिलाफ नहीं है। हमारे जो स्वर्ण भाई बहन हैं वो हमें प्रिय हैं। केवल जो हजारों साल का भेदभाव हुआ, राहुल गांधी ये कहते हैं कि गिनती करवाओ, और गिनती करवाकर जो आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का जो अधिकार है, सरकार के संसाधनों में जो उनकी हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित करो। ये सामाजिक न्याय की एक और अगला कदम है। आखिरी सवाल, आपके गृह राज्य हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा था वो जीत रही है, आप लोग दावे कर रहे थे वहां हार गए। अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जा पा रहा है। कितनी गुटबाजी है आप में, भूपिंदर सिंह हुड्डा में, कुमारी शैलजा में, कि राज्य भी हार गए, सीएलपी भी नहीं चुन पा रहे? हालात क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों को हारना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को खुले मन से हर व्यक्ति समेत मेरे हर व्यक्ति की भूमिका का पुनर्आंकलन करने की जरूरत है, और अगर उस भूमिका के आंकलन में यह भी लगे कि अब रणदीप का कहीं कसूर है या उसे अलग करके किसी बिल्कुल नए व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए, तो कोई गुरेज पार्टी को उसमें करना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि खड़गे जी का तजुर्बा
और राहुल जी की दूरदर्शिता, उससे जो वो ये निर्णय करेंगे इन दोनों प्रांतों के बारे में, वो निर्णय दूरगामी भी होंगे और हमारी जो खोई हुई जमीन जो हमें मिलनी चाहिए थी, जैसा सुमेरा जी ने पूछा, वो हमें अवश्य मिल पाएगी। सर, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये कि आपने विचारधारा की बात की कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो उसको यहां तक लेकर आई है और वो उसको जोड़ती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, आपने कहा गंगा जमनी तहजीब है, तमाम मुद्दे उठे, संबल का मुद्दा है, जुमे की नमाज का मुद्दा है, होली का मुद्दा है, सिवैयां तब खाएंगे जब गुजिया खाएंगे, गुजिया नहीं खाएंगे तो सिवैयां नहीं खाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती हुई दिखाई देती? जयंत चौधरी बीजेपी का हिस्सा, एनडीए का हिस्सा होकर बोल रहे हैं साफ तौर पर। कुछ देर पहले हमारे मंच पर आए चिराग पासवान, यहां बैठकर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूं। तो वो तो उनका हिस्सा होकर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस तरह से मुखर होकर मत व्यक्त नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? सुमेरा जी, यही तो उनकी डबल स्पीक है। मुंह से बोल दो और काम वही करवाओ जो भाजपा कहती है। फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते दोनों? क्यों बने बैठे हैं? क्यों रसगुल्ले खा रहे हैं सत्ता के? दोनों को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो भाजपा से सहमत नहीं है। सत्ता के रसगुल्ले भी खाएंगे, परंतु एक लाइन बोलकर सोचेंगे कि जो अगर कहीं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ जाति हो रही है तो वो पूरी हो जाएगी। कांग्रेस ने कभी, जैसे मैंने गंगा जमनी तहजीब की बात की, अगर सिख पर अत्याचार होगा, ईसाई पर होगा, हिंदू पर होगा, मुसलमान पर होगा, बौद्ध पर होगा, जैन पर होगा, कांग्रेस की आवाज जरूर उठेगी, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अगर कोई जुम्मे की नमाज या ईद के लिए ये कह रहा है, जब हम होली पर उल जलूल बयानात बीजेपी करती है, या ईद को लेकर, या दिवाली वर्सेस रमजान और होली वर्सेस दिवाली वर्सेस रमजान, शमशान बनाम कब्रिस्तान, ये केवल और केवल मूलभूत मुद्दों की बजाय हिंदू मुस्लिम नफरत की आग को बेचकर वोट की खेती कर रहे हैं। ये बहुत दिन चलने वाली नहीं, क्योंकि ये देश का नुकसान करती है। ये ताकतें असली में राष्ट्र विरोध कर रही हैं, ये इस देश का विरोध कर रही हैं, केवल हिंदू या मुसलमान का नहीं। ऐसा हमारा मानना है और कांग्रेस ये कहने में ना गुरेज करती ना गुरेज करेगी। बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला जी, टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और हमारे सत्ता सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एक बार तालियां हो जाए रणदीप सुरजेवाला जी के लिए। रणदीप जी, आपसे आग्रह करूंगा अभी आप रहिएगा मंच पर, और मैं टीवी 9 भारतवर्ष के मैनेजिंग एडिटर पारितोष चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और रणदीप सुरजेवाला जी को शॉल भेंट कर सम्मानित करें, प्लीज। तालियां।